आज हम बात करेंगे वार्तालाप में सुनने की कला पर। अक्सर हम बातचीत में बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली जुड़ाव तब होता है जब हम सचमुच सुनते हैं। पहला बिंदु है सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है, बल्कि भावनाओं और आशय को समझना भी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र कहे, आज मेरा दिन बहुत कठिन रहा, तो केवल शब्द सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें उनके स्वर, चेहरे के भाव और भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा बिंदु है पूरा ध्यान देना। वार्तालाप के दौरान मोबाइल या अन्य कामों में उलझना सुनने की गुणवत्ता को कम कर देता है। जब हम सामने वाले को पूरा ध्यान देते हैं, तो उन्हें ये संदेश मिलता है कि उनकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु है बीच में न टोकना। अक्सर हम जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने वाले की बात बीच में काट देते हैं। यह आदत संवाद को कमजोर करती है। बेहतर है कि हम धैर्य से पूरी बात सुनें और फिर उत्तर दें। चौथा बिंदु है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। सुनने के बाद हम सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे, यदि कोई कहे, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत को मान्यता नहीं मिल रही। इससे सामने वाले को भरोसा होता है कि उनकी बात सही तरह से समझी गई है। पांचवां बिंदु है सहानुभूति, एम्पैथी। सुनना केवल जानकारी लेना नहीं है, बल्कि भावनाओं को महसूस करना भी है। जब हम कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कठिन होगा, तो ये सामने वाले को भावनात्मक सहारा देता है। उदाहरण, मान लीजिए एक सहकर्मी कहता है, मुझे लगता है कि मेरी राय को मीटिंग में कोई नहीं सुनता। यदि हम सक्रिय सुनने का प्रयोग करें, तो हम कहेंगे, आपको लगता है कि आपकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा। यह वाकई निराशाजनक हो सकता है। इस तरह का उत्तर संवाद को गहरा बनाता है और विश्वास पैदा करता है। निष्कर्ष, वार्तालाप में सुनना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और सामने वाले की भावनाओं को मान्यता देते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और संवाद सार्थक बनता है। तो याद रखिए, सुनना बोलने जितना ही महत्वपूर्ण है, और जब हम सचमुच सुनते हैं, तभी संवाद जीवन को जोड़ने वाला पुल बनता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, लोग बोल रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, सूचनाएं लगातार बह रही हैं। इस शोरगुल में अक्सर सबसे सरल लेकिन सबसे गहरी चीज खो जाती है, सुनना। सुनना केवल कानों से शब्द पकड़ना नहीं है, यह एक क्रांतिकारी शक्ति है। जब हम सचमुच किसी को सुनते हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी भावनाएं और विचार मायने रखते हैं। यही एहसास रिश्तों को गहराई देता है। सोचिए, एक मित्र अपनी चिंता साझा कर रहा है और आप बिना बीच में टोके पूरे ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। उस क्षण में वो महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही जुड़ाव रिश्ते को मजबूत करता है। सुनना केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, पेशेवर जीवन में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। एक टीम मीटिंग में जब आप अपने सहकर्मी की राय को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपने शब्दों में दोहराते हैं, तो यह न केवल सम्मान दिखाता है बल्कि विश्वास भी पैदा करता है। सुनने से आप समस्याओं को गहराई से समझ पाते हैं और समाधान अधिक प्रभावी बनाते हैं। यही सुनने की शक्ति आपके पेशेवर कौशल को निखारती है। और फिर आता है संवाद का असली रूपांतरण। हर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि भावनाओं और अनुभवों का साझा करना है। जब हम सजग होकर सुनते हैं, तो संवाद सतही नहीं रहता, वो जीवन को जोड़ने वाला पुल बन जाता है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी की बात ध्यान से सुनना उसे ये प्रेरणा दे सकता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। सुनने की शक्ति हमें ये सिखाती है कि हर सजग क्षण में रूपांतरण छिपा है। ये हमें अधिक संवेदनशील, अधिक प्रभावशाली और अधिक जुड़ा हुआ इंसान बनाती है। तो निष्कर्ष यही है, सुनना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम सचमुच सुनते हैं, तो रिश्ते गहरे होते हैं, पेशेवर प्रभाव बढ़ता है और हर संवाद अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। इस शोरगुल भरी दुनिया में आइए सुनने की शक्ति को अपनाएं और अपने संबंधों व प्रभाव को रूपांतरित करें। सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करना नहीं है, ये समझने, जुड़ने और बदलने की प्रक्रिया है। एक अच्छा श्रोता न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि भावनाओं को भी महसूस करता है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो हम उन्हें ये संदेश देते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। यही अनुभव रिश्तों को गहराई देता है और विश्वास पैदा करता है। अब सोचिए, एक मित्र अपनी चिंता साझा कर रहा है। यदि हम केवल शब्द सुने और तुरंत सलाह देने लगे, तो शायद वो और अधिक अकेला महसूस करे। लेकिन यदि हम उसकी भावनाओं को महसूस करें और कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कठिन होगा, तो ये सहानुभूति उसे राहत देती है। सुनने की शक्ति केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, पेशेवर जीवन में भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण है।
एक टीम मीटिंग में जब कोई सहकर्मी सुझाव देता है और हम उसे ध्यान से सुनते हैं तो ये सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाता है। सक्रिय सुनना हमें बेहतर नेता और सहयोगी बनाता है। हर संवाद में सुनना एक रूपांतरणकारी शक्ति है। ये संवाद को सतही स्तर से उठाकर गहरे जुड़ाव में बदल देता है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी की बात ध्यान से सुनना उसे ये प्रेरणा दे सकता है कि उसकी आवाज़ मायने रखती है। यही प्रेरणा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। सुनना हमें ये भी सिखाता है कि हर सजग क्षण में रूपांतरण छिपा है। जब हम सचमुच सुनते हैं तो हम अधिक संवेदनशील, अधिक प्रभावशाली और अधिक जुड़ा हुआ इंसान बनते हैं। निष्कर्ष यही है कि सुनना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक आदत है। यह आदत हमारे रिश्तों को गहराई देती है, हमारे पेशेवर प्रभाव को बढ़ाती है और हर संवाद को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। तो आइए, इस शोरगुल भरी दुनिया में सुनने की शक्ति को अपनाएं और अपने संबंधों व प्रभाव को रूपांतरित करें। हमने अभी तक देखा कि सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करना नहीं है, बल्कि जुड़ने और रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। अब आइए समझते हैं कि सुनने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार का अपना महत्व है। पहला है सक्रिय सुनना। यह वो स्थिति है जब हम पूरी उपस्थिति और ध्यान से सुनते हैं। सक्रिय सुनने में हम सामने वाले की बात को न केवल सुनते हैं, बल्कि सिर हिलाकर, आंखों से संपर्क बनाकर और कभी-कभी छोटे शब्दों से हाँ, ठीक है, ये जताते हैं कि हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी अपनी समस्या बता रहा है और आप मोबाइल पर नज़र डालने के बजाय उसकी आंखों में देखकर सुनते हैं, तो उसे लगेगा कि उसकी बात सचमुच सुनी जा रही है। दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। ये केवल शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को समझना और स्वीकार करना है। जब कोई कहता है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, तो सहानुभूतिपूर्ण सुनना हमें ये कहने के लिए प्रेरित करता है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत को मान्यता नहीं मिल रही, यह वाकई कठिन होगा। इस तरह का उत्तर सामने वाले को भावनात्मक सहारा देता है और विश्वास को गहरा करता है। तीसरा है आलोचनात्मक सुनना। ये तब होता है जब हम किसी विचार या संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रस्तुति दे रहा है, तो आलोचनात्मक सुनना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके तर्क कितने मजबूत हैं, क्या आंकड़े सही हैं और क्या निष्कर्ष तार्किक हैं। ये सुनना हमें बेहतर निर्णय लेने और सही राय बनाने में मदद करता है। चौथा है निष्क्रिय सुनना। ये सबसे सामान्य लेकिन सबसे कम प्रभावी प्रकार है। इसमें हम केवल सुनते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या जुड़ाव के। जैसे रेडियो सुनते समय या किसी मीटिंग में चुपचाप बैठे रहना। निष्क्रिय सुनना कभी कभी उपयोगी हो सकता है, जैसे जब हमें केवल जानकारी ग्रहण करनी हो, लेकिन रिश्तों और संवाद को गहराई देने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इन चारों प्रकारों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर स्थिति में अलग अलग सुनने की शैली काम आती है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण सुनना सबसे प्रभावी है। निर्णय लेने और पेशेवर माहौल में आलोचनात्मक सुनना जरूरी है, और कभी कभी केवल निष्क्रिय सुनना भी हमें जानकारी लेने में मदद करता है। निष्कर्ष यही है कि सुनना एक बहुआयामी कौशल है। जब हम सही समय पर सही प्रकार का सुनना अपनाते हैं, तो हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, हमारी पेशेवर क्षमता बढ़ती है और हर संवाद अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आइए, सुनने के इन प्रकारों को पहचानें और उन्हें अपने जीवन में सजगता से प्रयोग करें। यही सुनने की शक्ति हमें बेहतर इंसान और बेहतर संवादकर्ता बनाती है। हमने अभी तक देखा कि सुनने के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब आइए समझते हैं कि सचमुच सुनने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है बेहतर संबंधों की नींव। जब हम सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुनते हैं, तो सामने वाले को यह अनुभव होता है कि उसकी बात मायने रखती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र अपनी चिंता साझा करता है और हम बिना बीच में टोके उसकी बात पूरी सुनते हैं, तो वह महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है। यही अनुभव रिश्तों को गहराई देता है और विश्वास की नींव बनाता है। दूसरा लाभ है तनाव और गलतफहमियों में कमी। अक्सर गलतफहमियां तब पैदा होती हैं जब हम पूरी बात सुने बिना प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं, तो संवाद स्पष्ट होता है और तनाव कम होता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर यदि किसी सहकर्मी की बात को ध्यान से सुना जाए, तो छोटी छोटी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और माहौल सकारात्मक बनता है। तीसरा लाभ है आत्मज्ञान और आत्मसंयम में वृद्धि। सुनना केवल दूसरों को समझना नहीं है, बल्कि खुद को भी जानना है। जब हम दूसरों की भावनाओं को सुनते हैं, तो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और आदतों का भी बोध होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें आलोचना करता है और हम शांत रहकर उसकी बात सुनते हैं, तो ये हमें आत्मसंयम सिखाता है और हमारी परिपक्वता बढ़ाता है। चौथा लाभ है नेतृत्व और टीम वर्क में सुधार। एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम को ध्यान से सुनता है।
जब टीम के सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी राय को महत्व दिया जा रहा है, तो वे अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में यदि नेता हर सदस्य की राय सुनकर निर्णय लेता है, तो टीम वर्क मजबूत होता है और परिणाम बेहतर आते हैं। 5वां लाभ है मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक। सुनना केवल दूसरों को राहत नहीं देता, बल्कि हमें भी मानसिक शांति देता है। जब हम दूसरों की भावनाओं को सुनते हैं, तो हम खुद को अकेला नहीं महसूस करते। उदाहरण के लिए, किसी सपोर्ट ग्रुप में लोग अपनी कहानियां साझा करते हैं और बाकी सदस्य ध्यान से सुनते हैं। ये प्रक्रिया सभी को भावनात्मक सहारा देती है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। निष्कर्ष यही है कि सुनना एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। ये रिश्तों को गहराई देता है, तनाव कम करता है, आत्मज्ञान बढ़ाता है, नेतृत्व को निखारता है और मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। तो आइए, सुनने की इस शक्ति को अपनाएं और अपने संबंधों, पेशेवर जीवन और मानसिक संतुलन को रूपांतरित करें। हमने देखा कि सुनना रिश्तों को गहराई देता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सहारा देता है। लेकिन सच ये है कि सुनना हमेशा आसान नहीं होता। कई बाधाएं हैं जो हमें सचमुच सुनने से रोकती हैं। आइए इन्हें समझें। पहली बाधा है पूर्वाग्रह और धारणाएं। जब हम पहले से ही किसी व्यक्ति या विषय के बारे में राय बना लेते हैं, तो हम उसकी बात को खुले मन से नहीं सुन पाते। उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, तो हम उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। परिणामस्वरूप उसकी असली भावनाएं हम तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरी बाधा है ध्यान भटकाना। मोबाइल फोन, आसपास का शोर या हमारे मन में चल रहे विचार हमें पूरी तरह सुनने से रोक देते हैं। सोचिए, कोई मित्र अपनी समस्या बता रहा है और हम बीच बीच में फोन चेक कर रहे हैं। उस क्षण में हम उसकी भावनाओं को खो देते हैं और उसे लगता है कि उसकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी बाधा है प्रतिक्रिया देने की जल्दी। अक्सर हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही उत्तर देने लगते हैं। जैसे ही कोई अपनी समस्या बताता है, हम तुरंत सलाह देने लगते हैं, ऐसा मत सोचो, ये करो। लेकिन जब हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात पूरी तरह सुनी ही नहीं गई। यह आदत संवाद को कमजोर करती है। चौथी बाधा है भावनात्मक अस्थिरता। कभी कभी हमारी अपनी भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हम दूसरों को सुन ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि हम गुस्से में हैं और कोई हमें समझाने की कोशिश करता है, तो हम उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। इसी तरह अत्यधिक चिंता या उदासी भी हमारी सुनने की क्षमता को कम कर देती है। इन बाधाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम जानते हैं कि पूर्वाग्रह, ध्यान भटकाना, प्रतिक्रिया की जल्दी और भावनात्मक अस्थिरता सुनने में रुकावट डालते हैं, तो हम सजग होकर इन्हें कम कर सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि सुनना केवल तकनीक नहीं, बल्कि सजगता का अभ्यास है। यदि हम इन बाधाओं को दूर करें, तो हमारी सुनने की शक्ति और भी गहरी हो जाएगी। और यही शक्ति हमारे रिश्तों, पेशेवर जीवन और मानसिक संतुलन को रूपांतरित करेगी। हमने अभी देखा कि सुनने में कौन कौन सी बाधाएं आती है: पूर्वाग्रह, ध्यान भटकना, प्रतिक्रिया की जल्दी और भावनात्मक अस्थिरता। अब प्रश्न ये है, इन बाधाओं के बावजूद सुनने की कला कैसे विकसित करें? आइए इसे सरल, व्यवहारिक कदमों और जीवंत उदाहरणों के साथ समझें। पहला कदम है मौन का सम्मान करना। मौन केवल खाली जगह नहीं, एक सक्रिय स्पेस है जहां सामने वाला अपने विचारों और भावनाओं को आकार दे सकता है। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर आने से पहले कुछ सेकंड का मौन रहने दें। उदाहरण के लिए, कोचिंग सत्र में आप पूछते हैं, आपके लिए इस चुनौती की जड़ क्या है, और फिर चुप रहते हैं। कई बार वही मौन व्यक्ति को सबसे ईमानदार उत्तर तक ले आता है। घर में भी परिवार के किसी सदस्य की बात के बाद तुरंत सलाह देने के बजाय थोड़ी देर रुकना उन्हें सुना समझा महसूस कराता है। दूसरा कदम है आंखों से संपर्क बनाए रखना। आंखों का नर्म, स्थिर संपर्क ये संदेश देता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ। लेकिन ये संपर्क सहज होना चाहिए, तनावपूर्ण घूरना नहीं। मीटिंग में जब कोई सहयोगी अपनी राय रखता है, तो आप नोट्स लेते हुए बीच बीच में उसकी ओर देखते रहें। ये संतुलन, ध्यान और उपस्थिति विश्वास बनाता है। एक शिक्षक जब प्रश्न सुनते समय विद्यार्थी की आंखों में देखता है, तो छात्र को लगता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। तीसरा कदम है बीच में न टोकना। बीच में टोकना अक्सर हमारी बेचैनी दिखाता है, हम जवाब देने जल्दबाजी में होते हैं। अभ्यास के तौर पर अपने आप से कहें, वह खत्म करे, फिर मैं बोलूं। यदि सामने वाला विराम ले, तो भी 3 सेकंड रुकें। बहुत संभव है कि वह अपने विचार को और गहराई से रखे। उदाहरण, मित्र कहता है, मुझे लगता है कि आप तुरंत सलाह नहीं देते। आप रुककर कहते हैं, मैं सुन रहा हूं, आगे बताओ। ये छोटा सा वाक्य उसे खुलने का साहस देता है। चौथा कदम है भावनाओं को पहचानना।
सुनना केवल शब्दों का नहीं, भावनाओं का भी काम है। स्वर, गति, देह भाषा में छिपी भावनाएं। यदि कोई कहे ठीक हूं लेकिन आवाज धीमी और नजरें नीचे हो, तो आप नरम स्वर में पूछ सकते हैं, मैं सुन रहा हूं कि शब्द ठीक है, पर आपकी ऊर्जा थकी लग रही है, क्या कुछ भारी चल रहा है? कार्यस्थल पर सहकर्मी का चिड़चिड़ा उत्तर शायद तनाव का संकेत हो। आप तथ्य नहीं, भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे। लगता है दबाव ज्यादा है, क्या मैं कुछ हल्का कर सकता हूं? भावनाओं की पहचान रिश्तों को मान्यता देती है। 5वां कदम है, उत्तर देने से पहले सोचें। एक सांस लें, एक छोटा विराम दें और स्वयं से पूछें, क्या मेरा उत्तर मददगार है या केवल मेरी बेचैनी का? यह विराम हमें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाता है। उदाहरण, किसी ने गलती की और आप नाराज हैं, तुरंत टिप्पणी करने के बजाय आप कहते हैं, मुझे निराशा हुई, पर पहले समझता हूं क्या हुआ। यह वाक्य संवाद को रक्षात्मकता से सहयोग की ओर मोड़ देता है। परिवार में भी, बच्चा देर से घर आया, पहले भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय आप पूछते हैं, तुम्हें देर किस वजह से हुई? ये प्रश्न संबंध बचाता है। इन 5 कदमों का असर तब गहरा होता है जब हम उन्हें मिलाकर सजगता के साथ अभ्यास करते हैं। आप एक मिनी रूटीन बनाएं। बैठक या बातचीत से पहले फोन साइलेंट करें, ध्यान भटकाव कम, खुद को याद दिलाएं। मौन मेरा साथी है, मौन का सम्मान, सामने वाले की आंखों में नर्म संपर्क रखें। उपस्थिति, नोट्स लेने से पहले उसे पूरा बोलने दें, बीच में न टोकें और उत्तर से पहले एक सांस लें। विराम। ये छोटा सा अनुशासन साधारण बातचीत को अर्थपूर्ण संवाद में बदल देता है। एक वास्तविक उदाहरण देखें। टीम लीड को प्रोजेक्ट देरी पर कठोर मेल मिला। वो मीटिंग बुलाती है। पुराने पैटर्न में वो तुरंत डांटती, नए पैटर्न में वो मौन का उपयोग करती है, सबको बोलने देती है। आंखों से संपर्क और बीच में न टोकने से लोग खुलते हैं। भावनाएं पहचानी जाती हैं। डेवलपर कहता है, मैं ओवरलोड था। डिजाइनर कहता है, ब्रीफ स्पष्ट नहीं था। लीड एक सांस लेकर उत्तर देती है, मैं निराश हूं, पर समाधान पर चलते हैं। लोड रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ब्रीफ रीराइट करें। नतीजा, टीम में भरोसा और स्पष्टता बढ़ती है। निष्कर्ष यही है, सुनना तकनीक नहीं, एक रोज का अभ्यास है। मौन का सम्मान, आंखों का संपर्क, बीच में न टोकना, भावनाओं की पहचान और उत्तर से पहले विचार, ये 5 कदम आपकी सुनने की कला को निखारते हैं। जब आप इन्हें लगातार अपनाते हैं, तो बातचीत विश्वास में बदलती है, रिश्ते गहरे होते हैं और आपका प्रभाव व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जगहों पर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आज की इस पूरी यात्रा में हमने सुनने की शक्ति को अलग अलग आयामों से समझा। हमने जाना कि सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करना नहीं है, बल्कि समझने, जुड़ने और रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। हमने देखा कि सुनने के प्रकार सक्रिय, सहानुभूतिपूर्ण, आलोचनात्मक और निष्क्रिय हर स्थिति में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। हमने सुनने के लाभों को पहचाना, बेहतर संबंधों की नींव, तनाव और गलतफहमियों में कमी, आत्मज्ञान और आत्मसंयम में वृद्धि, नेतृत्व और टीमवर्क में सुधार और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहारा। साथ ही हमने उन बाधाओं को भी समझा जो सुनने में आती हैं, पूर्वाग्रह, ध्यान भटकाना, प्रतिक्रिया देने की जल्दी और भावनात्मक अस्थिरता। और अंत में हमने सीखा कि सुनने की कला कैसे विकसित की जाए, मौन का सम्मान करके, आंखों से संपर्क बनाए रखकर, बीच में न टोककर, भावनाओं को पहचानकर और उत्तर देने से पहले सोचकर। इन सभी चरणों का सार यही है कि सुनना एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। जब हम सचमुच सुनते हैं, तो रिश्ते गहरे होते हैं, पेशेवर प्रभाव बढ़ता है और हर संवाद अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रशिक्षण को समय दिया और इसे आत्मसात किया। आपसे निवेदन है कि फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और उपयोगी प्रशिक्षण मिलते रहें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। कभी कभी एक साझा किया गया संदेश किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है और इस यात्रा को सामूहिक बनाती है। याद रखिए, एक बार में सब कुछ याद रखना कठिन होता है, इसलिए इस पूरे प्रशिक्षण को समय समय पर दोहराएं। हर बार सुनने और अभ्यास करने से नई समझ और गहराई मिलेगी। तो आइए, सुनने की शक्ति को अपनाएं और अपने संबंधों, पेशेवर जीवन और मानसिक संतुलन को रूपांतरित करें। धन्यवाद।